हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था के बारे में। जहां पे कल हमने कंप्लीट किया था प्राइम मिनिस्टर टॉपिक को। ठीक है, तो कल हमारा प्राइम मिनिस्टर टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया था और सारे आर्टिकल्स जो उनके रिलेट करते हैं 75(5) वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आज उसके आगे बात करेंगे जो कि आता है महान्यायवादी। कहने का मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है महान्यायवादी। ठीक है, और बात करें कि ये संविधान के किस भाग में आता है तो ये आता है पार्ट 5 में। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 के तहत ये आता है। ठीक है, पार्ट 5 और आर्टिकल 76। अगला है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ये इनकी नियुक्ति करते हैं। क्लियर है। अगला है योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी इक्विवेलेंट योग्यता चाहिए रहता है। मतलब कि अगर आपको भारत के महान्यायवादी बनना है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य होने चाहिए आप। ठीक है, मतलब इसमें अगर योग्यता की बात करें तो यहां पर लिख देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जज यानी न्यायाधीश। ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मतलब जो जज होंगे वो अटॉर्नी जनरल बनने के योग्य या एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगला है कार्यकाल, मतलब टेन्योर। तो अटॉर्नी जनरल का टेन्योर क्या होता है, इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब नॉट फिक्स्ड। अब क्यों फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहने का मतलब है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो जब तक चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पे बने रहेंगे। क्लियर है। अगला है कि त्याग पत्र, मतलब अगर रिजाइन करना है एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल को रिजाइन करना है तो अपना वो रिजिग्नेशन किसको देंगे, तो वो भी देते हैं वो अपने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट। अगला है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के जो पहले महान्यायवादी थे वो थे एमसी सीतलवार। एमसी सीतलवार, हिंदी में लिख देते हैं एम सी सीतलवार। ठीक है, और अगर इनकी टेन्योर की बात करें तो ये थे 1950 से 1963 तक। ये इनका 13 साल का टेन्योर था और इसी से ये बनते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एमसी सीतलवार थे वो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है अपना तक। अगला है वेतन। अब अगर इनकी वेतन की बात करें तो इनका कोई वेतन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा बात कर रहे हैं आप, कोई वेतन ही इनका नहीं होता है। तो नहीं, इनका कोई वेतन नहीं होता है। इनका होता है क्या, फीस। इनकी होती है फीस, जैसे कि डॉक्टर्स की फीस होती है, वकीलों की फीस होती है, ठीक उसी तरह जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी भी फीस होती है। उनका कोई फिक्स सैलरी या फिर फिक्स वेतन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी इनका खर्च आएगा, जो भी ऐसा आराम से ये रहेंगे, कहीं ट्रेवल करेंगे किसी केस से रिलेटेड, अगर कहीं जाते भी हैं तो इनको जो भी पैसा है वो भारत सरकार रीइंबर्स कर देती है, यानी कि इनको पैसा मिल जाता है। और किसके थ्रू रीइंबर्स करती है, संचित निधि के थ्रू, मतलब कंसोलिडेटेड फंड जो होता है इंडिया का, उसके थ्रू इनको रिइंबर्समेंट मिलता है अटॉर्नी जनरल को। अब आप सोच रहे हो कि नया टर्म आ गया है कंसोलिडेटेड फंड,
तो इसका चर्चा हम करेंगे जब पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 267 जब पढ़ेंगे उस समय इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये जान जाइए। ठीक है, तो यहां तक थोड़ा सा इसका मतलब छोटा परिचय था। अब जानते हैं इनके बारे में, मतलब कि इनका क्या क्या करते हैं ये, है ना, उससे रिलेट जो है वो देखते हैं। तो जो आर्टिकल 76 है जो मैंने यहाँ पे बताया, जो इनसे रिलेट करता है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। ये बस इतना कहता है कि एक अटॉर्नी जनरल इंडिया में होगा, आर्टिकल 76 बस यही कहता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट रिलेट है ये आर्टिकल 76 का नहीं है, ये सेपरेट पार्ट है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये कहता है महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानून सलाहकार होता है। ठीक है, जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आसान भाषा में, और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का। क्लियर है? अगला पे आते हैं। यह संसद के दोनों में से किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है। क्या मतलब है? कि कार्यवाही में भाग ले सकता है संसद का, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतदान क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। यह बात याद रखिएगा। ये जो है सो पार्लियामेंट में जाकर उसके कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग ये नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसद के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, संसद के ये सदस्य नहीं होते हैं। अगला, केंद्र सरकार का कोई भी मुकदमा इन्हीं को लड़ना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, अगर सरकार अपॉइंट करती है लॉ ऑफिसर को, भी फर्स्ट लॉ ऑफिसर को, तो इनको जो भी मुकदमा भारत सरकार से रिलेटेड है वो कौन लड़ेगा? वो अटॉर्नी जनरल ही लड़ेंगे। क्लियर इतना? अगला है कि महान्यायवादी पद पे रहते हुए भी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब इनको इतना छूट दिया गया है कि ये अपन पोस्ट पे भी हैं, अगर भारत के महान्यायवादी हैं तो ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अर्थात कि निजी व्यक्ति का भी मुकदमा ये लड़ सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई केस है आप पे, मतलब अगर आपको केस लड़वाना है, अगर आपको वकील चुनना है महान्यायवादी को, तो आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है, बस उस हिसाब से आपको उनको फी देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, तो आप इतना पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला पे आते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब जो वर्तमान महान्यायवादी हैं वो पढ़ लेते हैं, और जो उनके सहायक हैं, मतलब जो अटॉर्नी जनरल के जो हेल्पर होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जो वर्तमान में जो अभी महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, हिंदी में भी लिख देते हैं आर वेंकट रमनी। ठीक है, ये अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, अब अगर आपको स्टोरी जानना है कि इनके पीछे, मतलब ये जो बने हैं महान्यायवादी, इनके पीछे क्या स्टोरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन लीजिए। देखिए, हुआ क्या कि जो इनके पहले, यानी कि जो आर वेंकट रमनी के पहले जो महान्यायवादी थे वो थे के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था कब? 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, अब हुआ क्या कि 30 सितंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो भारत सरकार जो है सो 30 सितंबर से पहले ही ना मतलब देखेगी कि हाँ किसको महान्यायवादी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, तो ये सरकार देखेगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो पहले ऑफर गया था, यानी कि के वेणुगोपाल के बाद जो बनने वाले थे महान्यायवादी, उनका नाम था मुकुल रोहतगी। ठीक है, मुकुल रोहतगी, ये जो हैं सो 1 अक्टूबर से पद संभालने वाले थे। 1 अक्टूबर 2022 से ये महान्यायवादी का पद संभालने वाले थे। सरकार ने इनको फाइनल किया था एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन हुआ क्या कि मुकुल रोहतगी ने पहले बोल दिया कि हाँ हम बन जाएंगे, तो सरकार को लगा कि चलो ठीक है ये तो बन ही जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इन्होंने मना कर दिया।
ये बोले कि अब हम नहीं बनेंगे। अब इसका भी बैकग्राउंड ये है कि जो के वेणुगोपाल से पहले यही थे, मतलब के वेणुगोपाल को पद धारण करने से पहले ये भी मतलब मुकुल रोहतगी रह चुके थे भारत के महान्यायवादी। तो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है सो महान्यायवादी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है मतलब मुकुल रोहतगी के बाद भारत सरकार ने आर वेंकट रमनी को फाइनल किया, ठीक है, महान्यायवादी के लिए। तो ये स्टोरी था। और ये कब से पोस्ट पर ग्रहण किए हैं? ये पोस्ट ग्रहण किए हैं 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 3 वर्ष के लिए ही बने हैं। जो आर वेंकट रमनी अभी बने हैं अटॉर्नी जनरल, वो सिर्फ 3 वर्षों के लिए बने हैं। मैंने पहले आपको बताया है इससे पहले कि जो कार्यकाल होता है अटॉर्नी जनरल का, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जितना राष्ट्रपति चाहेंगे उतना ही दिन वो सर्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी है आर वेंकट रमनी का। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं महान न्यायवादी के सहायक। अब इतना हाई पोस्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, तो उनके कोई तो हेल्पर होंगे ना, अकेले तो वो सारा कुछ काम नहीं करेंगे। तो उनके हेल्पर को बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, हिंदी में लिख देते हैं सॉलिसिटर जनरल। और तो ये होते हैं इनके हेल्पर। और अगर बात करें कि इनके भी हेल्पर, अगर इनके भी हेल्पर की बात करें सॉलिसिटर जनरल को, तो उनको बोला जाता है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। ये दोनों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो है सो ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। प्लस ये जो दोनों पोस्ट है वो संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये नहीं है। बस आप इतना जानिए कि इनके जो है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके ये जूनियर होते हैं, ठीक है, और ये इनके हेल्पर होते हैं। और इनके भी जूनियर कौन होते हैं? असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। क्लियर है पॉइंट? तो यहां तक हमारा बात हो गया पूरा कंप्लीट अटॉर्नी जनरल को लेके, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक नया पॉइंट बताया था कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, जिससे उनको रीइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को। तो वो आपके लिए एक नया टर्म है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जब हम लोग आर्टिकल 267, 268, 266 ये सब जब पढ़ेंगे आर्टिकल्स, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, उसमें पूरा उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हमारा महान्यायवादी कंप्लीट हो गया। और ये जो 2 आर्टिकल्स हैं 77, 78, ये अटॉर्नी जनरल से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जो कि नया चैप्टर रहेगा संसद। तो हम चाहते हैं कि ये जो 2 आर्टिकल बच गया है उसको भी निपटा लें। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 77 क्या कहता है। आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा आर्टिकल 77 में की गई है। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के जो वर्किंग रेगुलेशंस हैं उसकी चर्चा कहां है? उसकी चर्चा आर्टिकल 77 में, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होता है। मतलब जो काम है उसके रेस्पेक्टिव में जो मिनिस्ट्री है उसी में होता है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है कि जिससे जो मिनिस्ट्री रिलेट करेगा उसी में उसका काम होगा, वही इसमें कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून ला सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति को इतना पावर है कि अगर उनको लग रहा है कि इनके मंत्रालयों में कोई ऐसा काम है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड ये कानून बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है आर्टिकल 77? अगला है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 रिलेट किससे करता है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी ऑफ पीएम से आर्टिकल 78 रिलेट करता है, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर से। और इनकी ड्यूटी क्या रहेगी इसमें कि मंत्री परिषद में, यानी कि मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दें। मतलब जो मंत्री परिषद है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, उसमें कोई चर्चा हुआ, किसी विषय पर चर्चा हुआ, कोई टॉपिक पर चर्चा हुआ, तो उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, जो निर्णय निकलता है, वो प्रधानमंत्री किससे डिस्कस करेंगे? राष्ट्रपति से डिस्कस करेंगे। और किसी किसी स्पेशल केस में ये राष्ट्रपति को तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ महान्यायवादी को भी बताएंगे, अटॉर्नी जनरल को भी ये बताएंगे जो डिसीजन हुआ है मंत्री परिषद में। क्लियर है इतना? आर्टिकल 78।
तो इस तरह हमारा पूरा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया, जहां पे आज हमने 3 आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। आर्टिकल 76 जो कंप्लीटली उसके बारे में पढ़ा है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, और एक 77, 78 और वर्किंग ऑफ अटॉर्नी जनरल, क्या कार्य हैं उनके, क्या वेतन है उनके, क्या फीस है, ये सब मतलब जो भी है ये सारा डिस्कस आज हमने किया है। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अगले दिन मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, जो कि है पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि स्टार्ट होता कहाँ से, 79 से। ठीक है, तो उसका चर्चा 70, 79, 80, 81 ये सब जो आर्टिकल है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे और भी पूरा इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।